अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेहिता या उत्तरदायित्व शब्द बार बार सुनते हैं। प्रशासन के स्तर पर, राजनीति के स्तर पर, सरकार के स्तर पे, परिवार के स्तर पे ज़्यादातर अकाउंटेबिलिटी हम शब्द सुनते हैं कि हमारी जो प्रशासन है उसकी अकाउंटेबिलिटी ही नहीं कोई जैसे लग रही है, सरकार की कोई अकाउंटेबिलिटी ही नहीं है जनता के प्रति, संविधान के प्रति, ऐसा बोलते हैं ना। तो उसी शब्द को जैसे पिता बोलता है कि मेरा जो लड़का है उसकी जैसे कोई उत्तरदायित्व तो ही नहीं है परिवार के या समाज के प्रति, या उसकी कोई जवाबदेहता या अकाउंटेबिलिटी ही नहीं है, ऐसी वो आलोचना करता है। फिलहाल इसी अकाउंटेबिलिटी को सिविल सर्विसेज के डायमेंशन से हम लोग पढ़ने वाले हैं। बेहद इंपॉर्टेंट शब्द है, तो इसको लेकर के विभेद में पूछता है कि अकाउंटेबिलिटी और डिसिप्लिन को लेकर के ऐसे कुछ क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है ना। 2-3 बार पूछा गया है, तो इसको पढ़ लेते हैं। पढ़ना जरा। कह रहा है कि उत्तरदायित्व या जवाबदेहता का अर्थ है कि कोई व्यक्ति, अधिकारी या संस्था या सरकार अपने निर्णयों, कार्यों व परिणामों के लिए जवाब देना पड़े। मतलब यहाँ से सीधा सा कहना चाह रहा है कि कोई व्यक्ति है, संस्था है, अधिकारी है या सरकार है, उसके कार्य, उसके निर्णय, उसके परिणाम के प्रति जब उसको जवाब देना पड़े तो वो क्या है, उत्तरदायित्व या जवाबदेहिता या फिर अकाउंटेबिलिटी कहलाता है, ठीक है ना। यहाँ सुनना जरा। कह रहा है कि जवाबदेहिता का मतलब यह भी होता है कि यदि कोई गलती होती है या कोई कार्य सही से नहीं होता है तो उस पर सही से स्पष्टीकरण देना आवश्यक है। यह भी एक प्रकार की अकाउंटेबिलिटी होती है। अगर हम अकाउंटेबिलिटी का उदाहरण देखें तो जैसे कार्यपालिका का लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व होना, ये आप समझ पा रहे होंगे अब मेरे ख्याल से। सिविल सेवकों का सरकार, जनता और संविधान के प्रति उत्तरदायी होना, अकाउंटेबिलिटी होना, ठीक है ना। फिर कर्मचारियों का मालिक के प्रति उत्तरदायी होना, जैसे पुत्र का पिता के प्रति उत्तरदायी होना या परिवार के प्रति उत्तरदायी होना, ऐसे बोलते हैं ना। तो ये सब सारी चीजें जो है अकाउंटेबिलिटी या जवाबदेहिता या उत्तरदायित्व के अंतर्गत आती हैं। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। देखना जरा, उत्तरदायित्व या जवाबदेहिता या अकाउंटेबिलिटी का क्या प्रकार हो सकता है। एक नैतिक जवाबदेहिता होती है, दूसरी प्रशासनिक जवाबदेहिता या उत्तरदायित्व होता है, तीसरा राजनीतिक उत्तरदायित्व होता है या जवाबदेहिता होती है, और जो चौथा है आपका वैधानिक जवाबदेहिता होती है। सारे को एक एक अच्छे डायमेंशन से और उदाहरणों के माध्यम से पढ़ने का काम करते हैं, क्योंकि यहाँ से आपके क्वेश्चन आने ही आने होते हैं, ठीक है ना। और अगर नहीं भी क्वेश्चन आएगा तो सबसे बड़ी बात है कि आपका जो अप्रोच होगा ना वो मल्टी डायमेंशनल अप्रोच होगा, तो आपकी जो आंसर राइटिंग की शैली होगी वो बड़ी बेहतर होगी। फिलहाल आते हैं नैतिक जवाबदेहिता पे। नैतिक जवाबदेहिता क्या होती है कि जैसे कोई व्यक्ति होता है या कोई संस्था या कोई अधिकारी होता है या कोई जज होता है, जब वो कोई कार्य करता है ना तो उसमें ये देखता है कि हाँ कोई नैतिक त्रुटि ना हो मेरे निर्णयों में, मेरे कार्यों में, मेरे परिणामों में। वही क्या है, नैतिक जवाबदेहिता है। तो पढ़ते हैं इसको। किसी भी व्यक्ति, खास करके जो सार्वजनिक पदों पर बैठे लोग हैं, चाहे जज हो, अधिकारी हो, नेता हो, का अपने नैतिक मूल्यों, आचार संहिता व सही गलत के मानकों के प्रति उत्तरदायित्व होना। मैंने बोला ना कि मतलब कि वो नैतिक मानक या फिर कोड ऑफ एथिक्स, कोड ऑफ कंडक्ट, या फिर क्या राइट है क्या रॉन्ग है, इसके प्रति जब वो अपने एक मानक के प्रति उत्तरदायी होते हैं तो उसी को हम नैतिक उत्तरदायित्व या नैतिक जवाबदेहिता कहते हैं। उदाहरण अगर हम लें तो जैसे पुलिस अधिकारी पर राजनीतिक दबाव पड़ा कि वह रिपोर्ट बदल दे, हो सकता है कि कोई ऐसी रिपोर्ट हो जो सरकार के विरुद्ध हो, तो राजनीतिक दबाव पड़ा, किंतु उसने जो है निष्पक्ष रूप से रिपोर्ट बना दिया या रिपोर्ट दिया, तो ये आपकी नैतिक जवाबदेहिता। प्रशासनिक जवाबदेहिता क्या होती है कि अधिकारी जो करे उसका पारदर्शी और जिम्मेदाराना उत्तर देना पड़े उसको। ये क्या है, प्रशासनिक जवाबदेहिता। मतलब सिविल सर्विसेज के डायमेंशन से ये जो है जवाबदेहिता सुनिश्चित की जाती है। जैसे आरटीआई के तहत कोई अगर सूचना पूछी जाती है तो उसकी जानकारी अधिकारी को देनी पड़ती है, तो ये आपका प्रशासनिक जवाबदेहिता और उसका उदाहरण हो गया। राजनीतिक जवाबदेहिता क्या है कि जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, जो हमारी सरकारें हैं, जो हमारे राजनेता हैं, वो जो है, जो लोकतंत्र का मंदिर है उसमें जाकर के डिस्कस करें ना कि गरीबी, बेरोजगारी, मुझे लग रहा है कि करोड़ों भूखमरी और असमानता और समस्याओं से झेलती हुई जनसंख्या के जो है उम्मीदों पर जब वो कार्य करते हैं तो उसको हम राजनीतिक जवाबदेहिता कहते हैं, ठीक है। जब राजनेता तथा जनप्रतिनिधि देश की जनता व संविधान के प्रति जवाबदेह हों तो वो क्या कहलाता है, राजनीतिक जवाबदेहिता। यहाँ उदाहरण देखना जरा। मंत्री से संसद में जब सवाल पूछा जाता है तो ये जवाबदेहिता सुनिश्चित होती है, राजनीतिक जवाबदेहिता। गलत निर्णय पर संसदीय समिति की जांच बैठ जाती है, राजनीतिक जवाबदेहिता सुनिश्चित होती है, ठीक है ना।
ऐसे वैधानिक जवाबदेहिता सरकार और प्रशासक का संसद, राज्य विधानमंडल जो विधानसभा होती है के प्रति जो है जिम्मेदार होना या प्रति उत्तरदायी होना, ये वैधानिक जवाबदेहिता है। हम कहते हैं ना कि कार्यपालिका का लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होना, तो ये वैधानिक जवाबदेहिता है। ठीक है भैया, अब आते हैं इसके कुछ और फैक्टर को देखते हैं जवाबदेहिता। फिलहाल ये आपको पूरा मेरा ये कहना है कि जिस प्रकार हमने जो है कंटेंट को डिलीवर किया है A4 साइज पेपर पे, ऐसे ही आप नोट्स जरूर बनाएं, अपने एग्जाम्पल जरूर शामिल करें, अपने लेखन शैली को बेहतर करें, अपने शब्दों में लिखें। मुझे लग रहा है कि फिर चीज़ें बेहतर ही होंगी। देखना जरा, जवाबदेहिता का आधार क्या आधार होना चाहिए। जब आप रिस्पॉन्सिबल होते हैं ना किसी चीज़ के लिए, तो उसके पीछे क्या आधार, क्या बेस होना चाहिए। पहला, कि संविधान और कानून के अनुसार आपका निर्णय होना चाहिए। दूसरा, उसमें तार्किकता होना चाहिए, रीजनेबिलिटी होनी चाहिए, ठीक ना। तीसरा, नैतिक संहिता व नैतिक आचरण मतलब कोड ऑफ एथिक्स और कोड ऑफ कंडक्ट के अनुसार आपका जो है निर्णय होना चाहिए, कार्य होना चाहिए, परिणाम होना चाहिए, ठीक है ना। फिर सर्वश्रेष्ठ निर्णय मतलब कि आप देखें ना कि सोपान क्रम में कौन सा विकल्प सबसे ज्यादा बेहतर है, देन आप जो है जवाबदेहिता का ये बेहतर आधार हो सकता है। तथ्यों का प्रकटीकरण मतलब कि आप जो है जो भी मतलब परिणाम आप दें, कार्य करें, जो भी आप डिसीजन लें, वो तथ्यों के आधार पर लें, उसकी पुष्टि करें। देखिए तथ्य क्या करते हैं, वो उसकी पुष्टि करते हैं। जब आप मेंस की आंसर राइटिंग करते हैं ना भैया, तो जब आप आर्टिकल डालते हैं, कोई रिपोर्ट डालते हैं, सूचकांक डालते हैं या कोई भारत सरकार के तथ्य डालते हैं, तो इससे आपके आंसर की पुष्टि होती है। तो फिर पुष्टि होती मतलब जस्टिफिकेशन मिलता है उसको। तो भाई जायज है कि आपने जो है अकाउंटेबिलिटी के साथ काम किया, ठीक है ना। तो ए आधार कुछ हमने बताया। इंपॉर्टेंस क्या है, इसको जानना बड़ा बेहतर है, क्योंकि सिविल सर्विसेज के डायमेंशन से जवाबदेहिता का महत्व पूछा गया है। तो इस आपको ध्यान में रखना है क्या चीज, कि लोकतंत्र को ये मजबूत करता है। भाई जवाबदेहिता आप सुनिश्चित करेंगे तो जनता और सरकार के बीच नजदीकियां कम होंगी ना, तो लोकतंत्र मजबूत होगा, भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगा, अच्छा प्रशासन होगा, कार्य संस्कृति जो है वो बेहतर होगी, सार्वजनिक सेवाओं की गुणवत्ता बढ़ेगी, सम्मान प्रतिष्ठा ये सब तो बढ़ेगी ही, साथ ही साथ एक बेहतर प्रतिमान स्थापित करने में भी सहयोग मिलेगा। तो ये कुछ अकाउंटेबिलिटी के इंपॉर्टेंस हो गए और बाकी ए बेस्ड हो गया, ठीक है ना। देखना बेहद इंपॉर्टेंट है कि मतलब भाई ये तो बताइए ना कि आपको जिम्मेदार बनाना है तो कौन सा ऐसा उपाय या साधन है जो आपको जिम्मेदार के लिए प्रोत्साहन देता है, प्रोत्साहित करता है, मतलब बाध्य करता है कि आप जिम्मेदार बनिए, अकाउंटेबल आप बनिए, आप जो है उत्तरदायित्व तो अपना सुनिश्चित करिए। ये कौन से साधन है, कौन से उपाय हैं जो सुनिश्चित करते हैं कि नहीं आपको जो है उत्तरदायित्व तो होना पड़ेगा। जैसे सूचना का अधिकार। सूचना का अधिकार एक ऐसा अधिकार है जिसमें भारत का हर नागरिक किसी जो है राज्य के अंतर्गत आने वाले इंस्टीट्यूशन से वो सूचनाएं प्राप्त कर सकता है। अगर आप यहाँ सूचनाएं प्राप्त करना मतलब कि आपको फैक्ट देना पड़ेगा ना, जो सूचना मांग रहा है, तो आपको उत्तरदायित्व तो सुनिश्चित करना पड़ेगा, ठीक है ना। लोकपाल व लोकायुक्त, ये लोकपाल व लोकायुक्त एक करप्शन वाले डिपार्टमेंट हैं, तो यहाँ पर इनसे जो है डर बनी रहती है, इसलिए वो अपने अकाउंटेबिलिटी सुनिश्चित करते हैं कार्यों के प्रति, निर्णयों के प्रति और परिणामों के प्रति। सिटीजन चार्टर मतलब कि यहाँ पर नागरिक अधिकार होता है कि उसमें जैसे नहीं कि आप बैंक में जाएंगे या कहीं पे भी जाएंगे तो सिटीजन चार्टर वहाँ पे लगा रहता है कि एक नागरिक के अधिकार क्या क्या है। तो ये भी तो उत्तरदायित्व तो सुनिश्चित करता है ना वहाँ के जो है प्रशासनिक मिशनरियों की। ई गवर्नेंस, ई गवर्नेंस मतलब कि सीधी सी बात है कि इतने समय ये तो काफ़ी ज़्यादा सुनिश्चित कर रहा है। देख रहे होंगे कि मोबाइल फ़ोन या डिजिटल मीडिया या सोशल मीडिया के इस ज़माने में लोग बहुत ज़्यादा अब ईमानदारी से काम करने लगे हैं, ठीक है ना। लोक अदालत, भाई लोक अदालत का तो भय रहता है, बना रहता है कि कहीं मामला लोक अदालत में ना पहुंच जाए, तो इसलिए अकाउंटेबिलिटी सुनिश्चित करनी पड़ती है। फिर भ्रष्टाचार संबंधी कानून, भाई ऐसा नहीं है, देश जागरूक हो रहा है, देश पढ़ लिख रहा है, लोग अच्छे अच्छे स्थिति में आ रहे हैं अब। तो भाई अगर कोई ब्यूरोक्रेट्स अगर मान लीजिए कि कोई करप्शन कर रहा है तो तमाम प्रकार के कानून है ना, जैसे भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 2018, तो उसको डर लगेगी ना कि करप्शन में कहीं हम फंस ना जाए, कहीं सीबीआई छापा ना, ईडी छापा ना मारे, या फिर कोई जो जांच एजेंसियां हैं वो ना हमारे ऊपर जो है किसी प्रकार का जो है दबाव डालें। व्हीसल ब्लोअर एक्ट, ये भी एक प्रकार का जो है ऐसा ही एक्ट है जो करप्शन के खिलाफ लड़ाई लड़ता है। मीडिया, कैग, कैग अपनी रिपोर्ट में अगर शामिल करेगी तो फिर आपको समस्या होगी। बाकी जो है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट और जो जिला अदालतें हैं वो यहाँ पर भी आपको जो है अकाउंटेबिलिटी सुनिश्चित करने का एक साधन मिलता है, ठीक है ना, मतलब ये सुनिश्चित करने करवाती हैं।
इसके अलावा जन जागरूकता किसी को उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने के लिए क्या करते हैं, बाध्य बनाता है, बाध्य करता है। तो ये हमने पढ़ा, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान में रखिएगा कि उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने के साधन कौन कौन से हो सकते हैं। एक नजर डिसिप्लिन को लेकर के विभेद पूछा था कि अनुशासन, इसको जो है हमको मैक्सिमम 30 से 35 वर्ड में ही लिखना है, ठीक ना। चूंकि एक विभेद पूछता है, शब्दों को डिफाइन करना है, तो इसकी परिभाषा क्या हो सकती है, साथ ही साथ इसका प्रमुख तत्व क्या हो सकता है, तो फिर हम समझ जाएंगे कि एक डिसिप्लिन अगर प्रशासन है तो वहां पर क्या क्या अपॉर्चुनिटी, क्या क्या इंपॉर्टेंस उसका हो सकता है। फिलहाल अनुशासन पे आते हैं। अनुशासन से तात्पर्य समयबद्ध तरीके से नियमों व विनियमों के अनुकूल अपने जीवन की कार्यशैली को ढालना होता है। सरल शब्दों में कह सकते हैं कि अनुशासन वह गुण होता है जिसमें व्यक्ति अपने व्यवहार, समय, कार्य तथा विचारों को नियमों, सिद्धांतों व नियंत्रण के अनुसार ढालता है। ठीक है, ये परिभाषा आपको लिखनी ही लिखनी है, ठीक ना भैया। अर्थात सही समय पर, देखिए सही समय पर सही तरीके से सही कार्य करने की क्षमता ही क्या कहलाता है, अनुशासन कहलाता है। तो ये आपको अनुशासन की परिभाषा तो एकदम रटी होनी चाहिए, ठीक है ना। बाकी अनुशासन के कुछ प्रमुख तथ्य होते हैं, जैसे कि नियमों का पालन करना, आत्मनियंत्रण होना, समय प्रबंधन होना, जवाबदेहिता, निरंतरता और दृढ़ता, ठीक है, परजिवरेंस इसको शायद कहते हैं इंग्लिश में। तो ये सब अगर होगा तो ये अनुशासन की तरफ आपको ले जाएगा, ये इसके प्रमुख तथ्य हैं। उदाहरण आप देख सकते हैं कि ऑफिस का कार्य गुणवत्तापूर्ण समय से कार्य करना, पूरा करना, तो ये आपका जो है अनुशासन को आप शो कर रहा है, ठीक ना। तो ये आप अनुशासन को पूरी तरह राइट डाउन कर लीजिएगा अपने नोट्स में। ये देखना जरा, मेंस का क्वेश्चन पूछा गया है, विभेद कीजिए अनुशासन अभाव जवाबदेहिता पे, मतलब कि डिसिप्लिन और अकाउंटेबिलिटी। ये यूपीपीसीएस मेंस का क्वेश्चन है, इसको लिखना आपको। दूसरा क्वेश्चन है कि अकाउंटेबिलिटी जवाबदेहिता से आप क्या समझते हैं, सिविल सेवा में जवाबदेहिता का इंपॉर्टेंस क्या है, महत्व क्या है, इसको चर्चा करनी है, यूपीपीसीएस का क्वेश्चन है। फिर राजनीतिक तथा प्रशासनिक जवाबदेहिता किस प्रकार लोक कल्याण से जुड़ा हुआ है, ये देखिए हमने पूरा डिटेल से डिस्कस किया। जवाबदेहिता को सुनिश्चित करने के उपाय या साधन का वर्णन करें, यूपीपीसीएस का क्वेश्चन है। तो उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। तो सारा कुछ हम ऐसे आराम आराम से पूरा डिफाइन करते चलेंगे। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू सो मच।